खूबसूरत चेहरे मगर दिल काले हैं। ये इश्क पर नहीं पैसों पर मरने वाले हैं। मिहिर बेचैन होकर इधर उधर संध्या को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी ब्रो, कहां रहता है तू आजकल? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया। कोई लड़की वड़की पटा ली है क्या? अचल ने अचानक मिहिर के कांधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वैसे उधर क्या देख रहा है? कुछ नहीं यार, मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था। मिहिर मुस्कुराया। अपने तीनों दोस्त अचल, कार्तिक और विवान के आ जाने से मिहिर का ध्यान टूटा। ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं तो जा रहा हूं डेट पर, अचल ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से एक ओर बढ़ गया। ये साला डेट करते करते थकता नहीं है क्या? कार्तिक अचल को जाते हुए देख मुस्कुराया और वो तीनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अचल को हॉस्टल का सबसे खुश इंसान कहा जाता है। रूपाली और वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश हैं और मिहिर और बाकी दोस्त भी अपने दोस्त के लिए काफी खुश हैं। जैसे ही वो लोग कॉरिडोर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के बगल में ही एक BMW कार पार्क है और उसके आगे अचल अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा है। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो किसी को जान से मारने वाला है। अरे यार, फिर से नहीं, ये तो वो जंगली सुअर की कार है ना? विवान ने फुसफुसाते हुए कार्तिक से कहा। BMW में बैठा शख्स कॉलेज का एक बहुत ही मशहूर रईस ज्यादा है। वैसे तो उसका नाम रॉनी रायजादा है, लेकिन उसके लंबे कानों और मोटे चेहरे की वजह से सब लोग उसे पीठ पीछे जंगली सुअर कहते हैं। रॉनी ने एरोगेंटली कार की विंडो डाउन की और अचल पर चिल्लाया। यू ब्लडी बास्टर्ड! तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? रूपाली अब से मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल दो और आइंदा मेरी गाड़ी के सामने आए तो मैं ब्रेक लगाने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। अचल को गुस्से में देखकर रूपाली सन्न रह गई और दरवाजा खोलकर कार से उतरी। उसने अचल को देखते हुए कहा, अचल, तुम भी जानती हो कि हम दोनों के बीच अब ये रिलेशनशिप और नहीं चल सकता। रूपाली, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम उसके पैसों के लिए उसके साथ हो और मेरा प्यार, वो इसके पैसों के सामने कुछ भी नहीं? गुस्से से अचल की पूरी बॉडी कांप रही है। कल तक ही तो हम दोनों कितने खुश थे साथ में, और आज तुम? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? साला, ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। थोड़े से पैसे फेंको और किसी के भी बिस्तर पर बिछ जाएंगी। मिहिर के मन में रूपाली के लिए गुस्से का एक ज्वार उमड़ रहा है। उसे लग रहा है कि मानो तारा एक बार फिर उसके सामने खड़ी है। उसने एक हिकारत भरी नजर रूपाली पर डाली और अचल को देखा, जिसे देखकर लग रहा है कि वो पूरी तरह से पागल हो गया है। और अचानक वो BMW की ओर दौड़ा और उसके फ्रंट डोर पर 2-3 मुक्के बरसा दिए। भाई, अब तो हो गया कांड। इस बार तो अचल की पक्का लगने वाली है। विवान बुदबुदाया। वो कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव हो रहा है यार। कार्तिक बोला, बड़ी, ये गाड़ी उस जंगली सुअर की सबसे फेवरेट गाड़ी है। लड़की पटाने के लिए BMW से बढ़िया क्या हथियार होगा? विवान ने कार को देखते हुए कहा। अचल की हरकत देखकर रोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तेजी से गाड़ी से उतरकर अचल की कॉलर पकड़ ली। अगले ही पल उसने उसके चेहरे पर एक पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को हिट करने की? कार पर एक हल्की सी खरोच भी आ गई ना, तो तुम्हें बेचकर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं होगी, भिखारी कहीं का। अपने सामने के हाल को देखते हुए मिहिर तेजी से अचल की मदद करने उसके पास पहुंचा और रोनी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। भाई, इतना भी क्या गुस्सा है? 1-2 पंच ही तो मारे हैं उसने, और उसने गाड़ी को मारा और तूने उसको मार दिया। हो गया हिसाब बराबर। और वैसे भी ये बस एक कार है, लेकिन तुझे लड़ना ही है तो मुझसे लड़ ले। मिहिर मुस्कुराते हुए रोनी से बोला। मिहिर की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है और उसने बचपन से ही कराटे और कुश्ती की काफी ट्रेनिंग हासिल की हुई है। उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी हैं
और वो अपने सामने खड़े रोनी को आसानी से धूल चटा सकता है। ऐसे अचानक अपने सामने किसी लड़के को देखकर रोनी गुस्से में और तमतमा उठा। कौन है भाई तू, और बीच में क्या करने आया है? इससे पहले कि मिहिर कोई जवाब देता, रूपाली बीच में बोल पड़ी। ये मिहिर है रोनी, अचल का दोस्त, और भंगार उठाने का काम करता है। रूपाली की बात सुनते ही रोनी जोर जोर से हंसने लगा और वहां इकट्ठा हो चुकी भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, सुना क्या तुम लोगों ने? ये भंगार बेचने वाला कबाड़ी बेवकूफ लड़का बोल रहा है कि सिर्फ एक कार ही तो है। तू मुझे ये बता कि क्या तू इस कार को खरीद सकता है? कार तो छोड़, इस कार का एक पहिया खरीदने में भी तेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। चल निकल अब यहां से। रोनी की बात सुनकर रूपाली के साथ साथ बाकी लोग भी हंसने लगे, लेकिन मिहिर बिना कुछ कहे बस एकटक उसे घूरता रहा। रोनी ने जब देखा कि उसके सवालों के जवाब में मिहिर ने कुछ नहीं कहा, तो वो अचल की ओर मुड़ते हुए बोला, देखो, मैं तुम जैसे कबाड़ी का काम करने वालों के मुंह नहीं लगना चाहता, और ना ही यहां कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहता हूं। तुमने मेरी गाड़ी को डैमेज किया है, इसलिए चुपचाप 50,000 रुपए निकालो। रोनी की बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए। 50,000 रुपए! हॉस्टल के कई लड़कों ने तो एक साथ इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तभी रोनी ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। मैं भी तुम भिखमंगों से क्या कह रहा हूं, तुम्हारी तो 7 पुश्तों ने भी कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। तुम लोग एक काम करो, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है, इसलिए तुम लोग बस 5,000 रुपए निकालो और मामला यहीं रफा दफा करो। अचानक मिहिर आगे बढ़ते हुए कार के आगे खड़ा हो गया और सर्द आवाज में बोला, भाई पहले तो यह बता कि तेरी गाड़ी को डैमेज कहां पर हुआ? अगर सिर्फ एक पंच से तेरी गाड़ी डैमेज हो रही है तो डूड, मुझे लगता है कि तू लोकल माल उठा लाया है। मिहिर की बात आग में घी डालने जैसी थी। कार्तिक ने तुरंत ही उसे एक ओर खींच लिया और बोला, भाई कम बोल, उसके हाव भाव देखकर पहले ही पता लग रहा है कि ये लोग आज अचल की चटनी बनाने वाले हैं। वहीं मिहिर की बात सुनकर रोनी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। यह BMW कार लड़की पटाने में उसे एडवांटेज देती है, लेकिन मिहिर कह रहा है कि उसकी कार नकली है। उसने रूपाली की ओर देखते हुए कहा, रूपाली, जो भी बात है, तुम सबको सब कुछ सच सच बता दो। तुम बताओ कि तुम्हें उस भिखमंगे के साथ रहना है या फिर मेरे साथ। आज इस चैप्टर का फुल एंड फाइनल हो ही जाए। रूपाली के लिए यह किसी बम से कम नहीं है। यह सच है कि कॉलेज की लगभग सभी लड़कियों को अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन वो साथ ही साथ सबको यह भी दिखाना चाहती है कि वो उनके साथ पैसों के लिए नहीं है, और रूपाली इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसकी फैमिली कंडीशन कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुंदर चेहरा है। उसे हमेशा से ही एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी, और अचल के साथ रिलेशनशिप में उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। वो अलग बात है कि अचल उसे खुश रखने की हर कोशिश करता था, लेकिन आज जब उसने उसे रोनी के साथ देखा तो उसका दिल वाकई में टूट गया है। मिहिर, तुम्हें इस सबसे क्या लेना देना है? मैं किसके साथ घूमती हूं और किससे प्यार करती हूं, इसमें मेरी मर्जी होनी चाहिए। रूपाली ने डरते डरते कहा। प्यार करती हो? किससे? लड़कों से या उनके पैसों से? मिहिर ने हिकारत भरी आवाज में कहा। उसने रूपाली के चेहरे से उसका मुखौटा खींच लिया था और अचल के कांधे पर अपनी बाजू रखते हुए बोला, भाई ध्यान से मेरी बात सुन। पैसे के लिए अपना शरीर बेच देने वाली लड़कियां बाजारू होती हैं, इसलिए उसके लिए अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही रूपाली गुस्से से मिहिर को घूरने लगी। अब तक वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है और झगड़े की बात सिक्योरिटी तक भी पहुंच चुकी है। जैसे ही वार्डन राजेंद्र को झगड़े की खबर मिली, वो तुरंत वहां आ गया। मिहिर, अचल, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम भीड़ इकट्ठा करके यहां लड़ाई शुरू करवाना चाहते हो? भीड़ के बीच से उनके नजदीक बढ़ता हुआ वार्डन चिल्लाया, सर मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है।
ये लड़का बिल्डिंग से बाहर आया और मेरी कार को अटैक करने लगा। मैंने जब इन लोगों से अपनी कार का कंपनसेशन मांगा तो ये लोग मेरे साथ लड़ाई करने लगे। वार्डन को वहां आता देख रॉनी के मुंह पर एक क्रूर और बेशर्म मुस्कान उभर आई। रॉनी की बातों से वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। वार्डन अचल और मिहिर पर चीखते हुए बोला, तुम लोग कम से कम अपनी हैसियत तो देखो। चले हो इतनी महंगी कार को नुकसान पहुंचाने, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी इसकी भरपाई करते करते। अकल वकल है भी कि नहीं तुम लोगों में? जल्दी जल्दी इस बात को यहीं खत्म करो और माफी मांगो इससे। मिहिर वार्डन को जवाब देने ही वाला होता है कि रॉनी उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। सर, मेरी गाड़ी बहुत महंगी है। अगर हल्की सी भी खरोच आई तो पूरी गाड़ी को दोबारा पेंट करना पड़ता है। सिर्फ माफी मांगना ही तो इसके लिए काफी नहीं होगा ना? रॉनी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और बोला, पहले 5,000 रुपए दो और तभी तुम यहां से जा पाओगे। अपनी हैसियत के बाहर कुछ करोगे तो उसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अचल की मुट्ठियां भिज गईं। ये देखकर मिहिर को अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगने लगता है। लेकिन अगले ही पल मिहिर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थिरकने लगी। उसने एक खुरापाती नजर गाड़ी पर डाली और रॉनी से पूछा, तुमने कितने में खरीदी थी ये गाड़ी? मिहिर की बात सुनकर रॉनी चौंक उठा और अपने कदम पीछे हटाते हुए बोला, क्या हुआ? तो तुम क्या करना चाहते हो? मिहिर ने कहा, वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। मिहिर के चेहरे के भाव ये साफ बता रहे हैं कि वो कुछ करने वाला है। मिहिर के चेहरे की मुस्कान देखकर रॉनी ने घबराते हुए वार्डन से कहा, सर देखिए, ये कहीं कुछ उल्टा तो नहीं करने वाला? इतनी देर में भीड़ में खड़े कुछ हॉकी प्लेयर्स के हाथ से मिहिर ने हॉकी छीन ली और रॉनी की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। यह देखते ही वार्डन ने कहा, मिहिर, ये क्या बदतमीजी है? वहीं रुक जाओ जहां खड़े हो। लेकिन मिहिर ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा जाकर धड़ाम की आवाज के साथ रॉनी की हेडलाइट पर तेजी से हॉकी दे मारी। ये देखते ही रॉनी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। अबे ओ भिखारी, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? मिहिर ने दूसरी हेडलाइट की ओर बढ़ते हुए कहा, बहुत पैसे वाला है ना तू, तो क्या फर्क पड़ता है इतने नुकसान से? वार्डन ने भी चिल्लाते हुए मिहिर के दोस्तों से कहा, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रोको इसे। लेकिन मिहिर के दोस्त भी मिहिर को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत खुशी भी महसूस हो रही होती है। देखते ही देखते मिहिर साइड मिरर की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर रॉनी की जान निकलने लगी, लेकिन मिहिर के हाथ में हॉकी देखकर वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ा, मगर दूर दूर से चिल्लाने लगा, अरे कोई रोको इसे, ये मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर देगा। उसके इतना कहने से पहले ही मिहिर ने धड़ाम से साइड मिरर पर हॉकी मारी और मिरर का सारा कांच टूटकर जमीन पर बिखरने लगा। ऐसे ही मिहिर ने दूसरा मिरर तोड़ दिया और फिर रूपाली के बालों से उसकी हेयर पिन खींचकर मिहिर ने रॉनी की कार के चारों टायर्स की हवा निकाल दी। फिर हॉकी को एक ओर गिराकर रॉनी के सामने खड़ा हो गया। अब बोल, कितना खर्चा हुआ तेरा? ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। रॉनी ने चीखते और चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। तुम्हें हवालात की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी रॉनी राय ज्यादा नहीं। मिहिर ने अपने बाल सेट करते हुए कहा, सिर्फ कह ही रहा है यार, पुलिस को बुला तो सही, जल्दी करना यार। तभी वार्डन ने मिहिर को झिझोड़ते हुए कहा, ये क्या किया तुमने मिहिर? अब तुम्हें और तुम्हारे इस दोस्त को रस्टिकेट होने से कोई नहीं रोक सकता। कितने ब्राइट स्टूडेंट हो तुम, और इतनी गंदी हरकत। अब कॉलेज से भी जाओगे और जेल की हवा भी खाओगे। इतना कहकर वार्डन जल्दी से मैनेजमेंट को इस बात के बारे में बताने के लिए वहां से चला गया और तभी रॉनी ने पुलिस को फोन कर दिया। ये देखते ही मिहिर के सारे दोस्त हक्के बक्के रह गए। तो क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या करेगा मिहिर? क्या उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या मिहिर को अपने दोस्तों समेत जेल जाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईस ज़्यादे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
दौलत का गुरूर किसी और को दिखाना, हम तो रिश्तों को असली दौलत मानते हैं। रोनी ने जैसे ही मिहिर को उसकी गाड़ी तोड़ते देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने मिहिर को सजा दिलवाने के लिए पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस का नाम सुनते ही अचल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। तभी मिहिर ने अपने तीनों दोस्तों से कहा, तुम लोग जाओ यहां से, मैं यहां सब संभाल लूंगा। अचल ने आगे आते हुए कहा, यह सारी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी वजह से हुई है। तू जा यहां से मिहिर, मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने जो भी किया है वो सिर्फ मेरे लिए किया है। मिहिर ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, अचल, अभी के लिए सब भूल जा और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। अपने दोस्त पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। फिर मिहिर ने विवान और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग अचल को लेकर चले जाओ यहां से, मैं यहां से सब निपटा कर तुम्हें रूम में ही मिलूंगा। वो तीनों मिहिर की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मिहिर को वहां छोड़कर जाने का मन नहीं था। उनके जाते ही मिहिर ने किसी को फोन किया, मेरी लोकेशन पर पहुंचिए अभी के अभी। अभी कुछ ही देर बीती है कि पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनने लगता है और एक पुलिस जीप वहां आकर रुकती है। पुलिस के आने के बाद भी मिहिर के चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। यह देखकर रोनी को अटपटा जरूर लगता है, लेकिन उसने मिहिर को घूरते हुए कहा, अब निकालूंगा तेरी सारी अकड़। बड़ा हीरो बन रहा था ना मिहिर, बस एक्सपेल होने की तैयारी कर ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रोनी ने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, वो इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला है। उसका पूरा बदन गुस्से की आग में जल रहा है। पुलिस को देखकर रूपाली भी जैसे जोश में आ गई और तेजी से मिहिर के सामने आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? तुमको मेरी लाइफ में टांग अड़ाने का हक किसने दिया है? मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ रहूं, जिसे चाहूं डेट करूं। बीच में तुम बोलने वाले कौन होते हो? मैं पहले बेवकूफ थी जो अचल के साथ थी, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता और इसीलिए मैं। इससे पहले कि रूपाली की बात पूरी होती, पुलिस उनके पास पहुंच जाती है। रोनी ने जल्दी से उनके करीब जाते हुए कहा, सर, मैंने ही फोन किया था आपको, पकड़ लीजिए इस कबाड़ी वाले को, इसी ने मेरी कार की यह हालत की है। पुलिस वालों ने एक नजर गाड़ी को देखा और वहां जमा लोगों को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे सब निकलो यहां से, कोई तमाशा चल रहा है क्या? पुलिस को यूं फटकारते देखकर सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भाग गए। फिर एक पुलिस वाला मिहिर के करीब जाते हुए बोला, ज्यादा गर्मी चढ़ी है तुझे लड़के। इससे पहले कि मिहिर कोई जवाब देता या पुलिस वाला आगे कुछ बोलता, कार के टायरों की चरमराहट की एक तेज आवाज गूंजी और सबका ध्यान उस ओर गया। इनके सामने एक बेंटले कार आकर रुकी। उस चमचमाती गाड़ी को देखकर रोनी की आंखें खुली की खुली रह गईं और अगले ही पल गाड़ी की ड्राइविंग सीट से निखिल बाहर निकले। निखिल तेजी से चलकर मिहिर के पास पहुंचते ही बोले, छोटे सरकार, मैं काम से पास ही में आया हुआ था तो आपका कॉल आते ही सीधे आ गया, कहिए क्या बात है? निखिल को वहां देखकर पुलिस वाले ने भी उनको पहचान लिया। अरे निखिल जी, आप यहां? और ये? पुलिस वाले ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा। निखिल ने पुलिस वाले से हाथ मिलाते हुए कहा, ये छोटे सरकार हैं। ये सुनते ही पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया और झट से मिहिर से बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं था। मिहिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। वहीं निखिल को वहां देखकर रोनी ठगा सा खड़ा रह गया। उसे इस आदमी की सूरत जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि उसने कहां उन्हें देखा है। और उसके लिए सबसे अचंभे की बात यह है कि यह आदमी मिहिर को छोटे सरकार कह रहा है। वो मिहिर जिसे अभी थोड़ी देर पहले तक रोनी कबाड़ी वाला, भंगार उठाने वाला कह रहा था। रूपाली भी अपने सामने ये सब देखकर सन्न रह गई। उसने एक नजर निखिल पर डाली और हिकारत के साथ बोली, वाह, अब तुमने नौटंकी वालों को भी अपने साथ मिला लिया है क्या? कितने पैसे दिए हैं इसको? तुम अपनी बकवास बंद करो, रोनी ने सर्द आवाज में रूपाली से कहा और चेहरे पर एक मुस्कान लिए निखिल की ओर मुड़ा।
आई थिंक मैं आपको जानता हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। मिस्टर रॉनी को इस तरह किसी से इज्जत के साथ बात करते हुए देखना बहुत ही रेयर है। हालांकि वो थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान है, लेकिन निखिल के पहनावे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बंदा कोई आम आदमी नहीं है। हेलो, मैं निखिल पटवाल हूं, एसबी ग्रुप्स का चेयरमैन, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। एसबी ग्रुप? रॉनी ये नाम सुनकर दंग रह गया। उसको लगा कि उसके पैरों में जान बिल्कुल भी नहीं बची है। एसबी ग्रुप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। उनका बिजनेस केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी है। मुंबई में तो आधे से ज्यादा एसेट्स उन्हीं के हैं। रॉनी को लगा कि मानो उसकी सांसें हलक में ही अटक गई हैं। उसने अपने कांपते हाथों से रूपाली का हाथ पकड़ा और कहा, रूपा, इनकी प्रोफाइल चेक करो। रूपाली उसके कहने का मतलब समझ गई थी। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर गूगल किया और हैरानी के साथ अपने फोन की स्क्रीन रॉनी के आगे कर दी। एसबी ग्रुप के चेयरमैन की फोटो में और कोई नहीं बल्कि निखिल ही मौजूद है, जो इस वक्त बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं। रॉनी और रूपाली सदमे से जड़ हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग आगे क्या कहें। मामला आईने की तरह बिल्कुल साफ है। वो लोग निखिल से भी उलझने के काबिल नहीं है और उन्होंने मिहिर से पंगा ले लिया था, जो कि निखिल का भी बॉस है। चाहे रॉनी हो या रूपाली, दोनों ही कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक भंगार उठाने वाला लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है। निखिल, मैंने आज इसकी कार तोड़ी है और इसकी गाड़ी की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होनी चाहिए, मिहिर ने एक इमोशनलेस टोन में निखिल से कहा। लेकिन मैं अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर इसके पूरे फैमिली बिजनेस को तबाह कर दें तो कैसा रहेगा? मिहिर की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सदमे से रोनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर सच में मिहिर एसबी ग्रुप का बॉस है तो यह करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मिहिर को शांत करने के लिए क्या करे। उसे मनाने के लिए वो उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले रॉनी ने पुलिस वालों से कहा, सर, आप लोग प्लीज यहां से चले जाइए, मुझे किसी की कोई शिकायत नहीं करनी। आप लोग यहां आए उसके लिए थैंक यू। पुलिस वाले भी जानते हैं कि इतने बड़े लोगों से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। और फिर उन्होंने निखिल और मिहिर की ओर देखते हुए कहा, हम लोग चलते हैं, आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताइएगा। पुलिस के वहां से जाते ही मिहिर ने निखिल की ओर देखते हुए कहा, निखिल, इसके 50 लाख रुपए से दे दो और इसकी फैमिली की पूरी डिटेल निकालकर मुझे दो। मैं इन लोगों को रोड पर लाकर छोड़ूंगा। मिहिर की बातें सुनकर रॉनी का दिल दहल गया। वो पहले ही समझ चुका है कि उसने ऐसी जगह टांग अड़ाई है जहां उसे कोई नहीं बचा सकता। वहीं रूपाली ये देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसे बिजनेस की कोई भी समझ नहीं है, बल्कि वो तो बस अमीर लड़कों के साथ घूमने की शौकीन है ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सकें। उसे क्या पता था कि जिस लड़के को वो मामूली चिराग समझ रही थी, वो कोई जलता सूरज निकलेगा। रॉनी की हालत देखकर वो समझ चुकी है कि उसकी औकात मिहिर के पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। अचानक सबको चौंकाते हुए रॉनी अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सिर झुकाकर माफी मांगते हुए बोला, निखिल जी, मिहिर सर, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था और बोलने से पहले सोचना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती पर वाकई शर्मिंदा हूं। यह सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाते हो तो यह क्यों भूल जाते हो कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब तुम मजबूर हो जाओ। मिहिर ने एक ठंडी नजर रॉनी और रूपाली पर डाली। अगर ये उसकी बात होती तो शायद वो माफ कर भी देता, लेकिन इन लोगों ने उसके दोस्तों को तकलीफ पहुंचाई थी। वो इन लोगों को कैसे छोड़ सकता है? रॉनी जानता है कि वो मिहिर की बात को नहीं काट सकता और इसीलिए वो चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और बोला, मिहिर सर,
आज के बाद मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी चापलूसी भरी शक्ल देखकर मिहिर को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा। निखिल, सबसे पहले आप मेरे लिए एक सेक्रेटरी ढूंढिए। इन छोटे मोटे मामलों से मैं खुद ही निपट लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बार बार आपको तकलीफ हो और आप अपना काम धाम छोड़कर मेरे पास दौड़े चले आए। रोनी की चापलूसी को नजरअंदाज करते हुए मिहिर ने निखिल से कहा और सीधे हॉस्टल की ओर बढ़ गया। वो 2 कदम चला ही है कि उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो अचानक रोनी और रूपाली की ओर पलट गया। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी से भी आज के बारे में कोई भी बात की तो फिर जो भी अंजाम होगा उसके लिए मुझे कुछ मत कहना। रूपाली और रोनी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि मिहिर उनके लिमिट से बाहर की चीज है। चिंता मत कीजिए सर, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। रोनी ने हां में अपना सिर हिलाया। हालांकि रूपाली इस बात को राज नहीं रखना चाहती है, लेकिन रोनी को भीगी बिल्ली बने हुए देखकर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई और उसने डर से अपना थूक गटका। मिहिर ने इसके बाद उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और निखिल के साथ हॉस्टल की ओर बढ़ने लगा। छोटे सरकार, क्या इन लोगों को पनिश करने में आपको मेरी कोई मदद नहीं चाहिए? निखिल ने चलते चलते मिहिर से पूछा। आपको इन छोटी छोटी चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सारे छोटे मोटे मामले मैं खुद ही देख लूंगा। बल्कि आपको मेरे लिए एक खास काम करना है। मैं मुंबई के हमारे बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। मिहिर आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपने रूप में आ चुका है। अगर उसे खुद को फैमिली बिजनेस का वारिस साबित करना है तो उसे जल्दी से अपने पंख फैलाकर अपनी एबिलिटी सबको दिखानी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर निखिल के चेहरे पर मुस्कान उभर आई और बोले, छोटी सरकार, आप मैच्योर हो गए हैं। आपके डैड ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। ठीक है, अभी तुम जाओ और खुद को लो प्रोफाइल रखना। अगर मुझे कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मिहिर ने मुस्कुराते हुए निखिल को अलविदा कहा। अभी मिहिर अपने हॉस्टल रूम के आधे रास्ते में ही है कि रोनी ने कहीं से उसका नंबर लेकर उसे कॉल कर दिया। मिहिर सर, मैं वार्डन के पास जाकर सारे मैटर को हैंडल कर लूंगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे कार के पैसे भी नहीं चाहिए। तुम्हें कार के पैसे लेने ही होंगे। अब ये बात मेरी इज्जत पर है और 50 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हुए मिहिर ने कॉल कट कर दी। वो अब तक हॉस्टल में पहुंच चुका है। वो सीधे अपने कमरे में गया और पाया कि अचल बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा है और विवान और कार्तिक सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। भाई, वार्डन ने मुझे बुलाया था। वो हम लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे। मिहिर उसके बगल में बैठते हुए बोला। क्या? मिहिर की बात सुनकर अचल बिस्तर पर उछल पड़ा। भाई, तूने मुझे बहलाने के लिए तो झूठ नहीं बोला ना? क्या सच में हमें कोई सजा नहीं मिल रही? वार्डन के कमरे से लौटने के बाद से ही अचल इस बारे में सोचता जा रहा है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है और अब कॉलेज से भी रस्टिकेट होने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब मिहिर की बात सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिली है। भाई, मुझे भूख लगी है यार, उसने शर्मिंदगी के साथ मिहिर से कहा। ठीक है, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मिहिर ने मुस्कुराते हुए बोला। अचानक अचल उछलकर मिहिर के सामने आ गया और उसे घूरते हुए बोला, भाई, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि तूने भी हमसे अपनी असलियत छिपाकर ठीक नहीं किया। अचल की ये बात सुनते ही मिहिर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या सच में अचल को मिहिर की असलियत के बारे में पता चल गया है कि वो एक रईस ज्यादा है? क्या जिस सच्चाई को मिहिर छुपा कर रखे हुए था वो सबके सामने आ जाएगी? क्या करेगा मिहिर अब?